नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हरिद्वार में भी बादल छा गए और बूंदाबांदी जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 2800 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में 5 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पड़ रही है, निचले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की थी और ऐसे में निचले इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। हरिद्वार में बूंदाबांदी जारी है, तापमान में काफी गिरावट आ गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। 2800 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो निचले इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। हालांकि मौसम विभाग ने तेज बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। 5 जनवरी तक उत्तराखंड में यह मौसम रहने वाला है और इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में अभी लोगों को कड़ाके की ठंड से और 2-4 होना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश के साथ बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की है। 5 जनवरी तक उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम का क्या मिजाज है, इसको समझने के लिए 2 रिपोर्टर हमारे हरिद्वार से पंकज राणा और मसूरी से सुनील सोनकर जुड़ गए। दोनों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले हरिद्वार चलते हैं। पंकज, हरिद्वार में क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही है कि हरिद्वार में बूंदाबांदी लगातार जारी है। जी पंकज, आवाज मिल पा रही है आपको? पंकज के पास चलेंगे, लेकिन मसूरी का रुख करते हैं। पहाड़ों की रानी सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, नए साल के जश्न में कई सैलानी उत्तराखंड आए और सबसे ज्यादा अगर सैलानी कहीं पहुंचे तो मसूरी पहुंचे। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की बारिश और बर्फबारी की। पहाड़ों की रानी में क्या कुछ नजारा है इस वक्त? बादल छाए हुए हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर बारिश हो सकती है और इसको लेकर भी मौसम विभाग द्वारा पहले से अलर्ट जारी है। तो मसूरी में सुबह से जिस तरीके का मौसम है उस तरीके से अनुमान जताया जा रहा है कि यहाँ पर बारिश हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों हल्की बर्फबारी मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में थी और नए साल को भी मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया था कि बारिश और हल्की बर्फबारी होगी। बेशक वो नहीं हुई, हल्की बारिश यहाँ पर जरूर हुई, परंतु 2 दिन का अलर्ट यहाँ पर है और ऐसे में साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से मौसम करवट बदल रहा है उससे मसूरी में बारिश हो सकती है और जिस तरीके से तापमान लगातार गिर रहा है तो बर्फबारी होने का भी अनुमान यहाँ पर है। ऐसे में जो आसपास के क्षेत्र हैं, खासकर धनौल्टी, नाग टिब्बा, लाल टिब्बा, ये ऊंचाई वाले क्षेत्र है, तो यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। जी बिल्कुल, तो बर्फबारी और हो सकती है। पंकज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। पंकज, हरिद्वार में लगातार बूंदाबांदी जारी है, मौसम विभाग की चेतावनी का असर साफ देखा जा रहा है। वहां किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है धीरे धीरे और ठंडक अब पूरी तरह से बढ़ गई है। हरिद्वार क्योंकि कुंभ नगरी भी है और यहाँ पे पर्यटक के लिहाज से और धार्मिक के लिहाज से तमाम लोगों का आना जाना लगा रहता है और क्योंकि अब नया साल भी था और तमाम पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं गंगा स्नान के लिए। लेकिन जिस तरह से 1 जनवरी को चटक धूप खिली हुई थी, उसके बाद से 2-3 जनवरी से लगातार मौसम बदला हुआ है। उससे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पर्यटकों में अब थोड़ा सा डर है कि कहीं वो अब गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, क्योंकि मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। कोहरा छाया हुआ है, प्लेन के इलाकों में पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है और जो एबीपी गंगा के दर्शक है मेरे पीछे देख रहे हैं कि पहाड़ी में किस तरह से धुंध छाई हुई है। इसी तरह का मौसम हरिद्वार में बना हुआ है। हम नजारा दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि धर्म नगरी हरिद्वार में किस तरह का नजारा है। पंकज, देखिए, बिल्कुल मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से धर्मनगरी हरिद्वार में नजारा बना हुआ है। ये तस्वीर जो है देख रहे हैं पूरे जो दर्शक।
है जी। वो बना हुआ है यहाँ का, और पूरी बादल छाए हुए हैं बिल्कुल, तो कहीं ना ऊपर, कहीं और उत्तराखंड पूरे में धुंध जो छाई कोहरा हुई है। वो- हरिद्वार की ये तस्वीरें थी जहां बूंदाबांदी जारी है। मसूरी में भी यही हाल है। मसूरी से सुनील, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पंकज, आप बने रहिएगा, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। और एक और बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां कुंभ को लेकर मेला अधिकारी स्वास्थ्य ने दावा किया है। कुंभ के मद्देनजर तैयारी पूरी है। कोविड को लेकर विशेष तैयारी की गई है। कुंभ के दौरान 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। कुंभ मेला जो होने वाला है 2021 में, उसको लेकर जिला चिकित्सालय से अलग होगा कोविड अस्पताल। ये तैयारी की गई है कोरोना को देखते हुए। मेला अधिकारी स्वास्थ्य अर्जुन ने यह दावा किया है, कुंभ के दौरान 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जाएगा और यह अस्पताल जिला चिकित्सालय से अलग होगा। पंकज हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। पंकज, ये एक बहुत बड़ी तैयारी है, अगर क्योंकि कुंभ को लेकर, कोरोना काल में कुंभ को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। ऐसे में ये तैयारी जो है, इसको किस तरह से देखा जाए? 1000 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही है। देखिए, कोरोना काल में कुंभ की जब शुरुआत होगी तो ये बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड से कह सकते हैं, खासकर कुंभ के लिए, क्योंकि जो उत्तराखंड आएंगे उनमें कहीं ना कहीं ये डर है उत्तराखंड सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को होगा कि कोरोना के लक्षण ना हो। इसी लिहाज से जो महानगरी धर्म नगरी है हरिद्वार, उसमें एक बड़ा आयोजन होने वाला है कुंभ का। उसी लिहाज से 1000 बेड का कोरोना का अस्पताल अलग से बनाने की बात स्वास्थ्य विभाग के जो मेला अधिकारी हैं उन्होंने कही है। तो एक बड़ी खबर हम उत्तराखंड के लिहाज से कह सकते हैं, खासकर कुंभ नगरी के हिसाब से। और यहाँ पर इस तरह से लगातार बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुंभ को लेकर तैयारी पूरी है, कोविड को लेकर विशेष तैयारी है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ की नीति घाटी में बर्फबारी हो रही है। नीति घाटी में नदी नाले सब कुछ पहले ही जम चुके हैं और यहां रहने वाले लोग शीतकालीन प्रवास में नीति घाटी को खाली कर निचले इलाकों की तरफ आ गए। मौसम ने करवट ऐसे ली कि नीति घाटी को सफेद कर दिया है। जहां तक नजर जा रही है, नीति घाटी सफेद नजर आ रही है। बर्फबारी ने तो पहाड़ों को और खूबसूरत बना दिया है। घाटियों की खूबसूरती बर्फबारी के बाद और निखर आई है। पैदल रास्तों की हालत देखिए, यहाँ कई फीट तक बर्फ जम गई है। नीति घाटी के सैर पर जाने वाले लोग इस खुशनुमा माहौल का लुत्फ उठा रहे हैं। सर्दी का मौसम है, इसलिए तमाम पेड़ों के पत्ते झड़ चुके हैं, जिस वजह से इलाका अब वीरान सा नजर आता है। पत्थरों पर जमी बर्फ ने नीति घाटी की फिजा को निखार दिया है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और हम मस्ती खेल रहे हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है। लुधियाने से हम आए थे। यहाँ हम नीचे गए थे नीति वैली, बहुत मजा आया। आगे बाबा बर्फानी है, यहाँ पे बहुत बर्फ है, देख सकते हो आप। यहाँ पर बहुत एंजॉय होता है, जैसे रोहतांग जाते हैं हम, हिमाचल में लेह जाते हैं, वैसे ये भी बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है यहाँ। अब एक नजर इस तस्वीर पर डालिए। ये पूरा इलाका बर्फबारी के बाद सफेद नजर आ रहा है। लग ऐसा रहा है मानो किसी ने यहाँ सफेद रंग बिखेर दिया हो। सतह से लेकर चोटियों तक पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है। पेड़ों की हरियाली भी बर्फबारी के बीच छिप कर रह गई है। पानी के कुदरती स्रोतों का पानी भी जम चुका है। महज कुछ जगह पर ही पानी बहता नजर आ रहा है। ज्यादातर जगह नदियां जम चुकी हैं। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणनीत रावत की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में पिछले कुछ रोज में मौसम बदल गया है। सुबह से ही शीतलहर चल रही है, जिस वजह से सर्दी बढ़ गई है। सर्दी दूर करने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दरअसल ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से पारा काफी गिर गया है और सर्दी बढ़ गई है। तो शीतलहर की चपेट में है पहाड़, तापमान काफी गिर गया है। सर्दी दूर करने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। टेम्परेचर काफी गिर गया है क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। और तापमान भी हम आपको बता रहे हैं कि कहां कितना तापमान है। आपके शहर का तापमान जानिए।
बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई है, बारिश हो रही है, शीतलहर की चपेट में है पूरा पहाड़ और टेम्परेचर जो तापमान है उसमें काफी गिरावट दर्ज की गई है। हम सुबह जैसे ही दुकान खोली यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुबह से ठंडा बहुत लग रहा है। इधर उधर से कर रहे हैं हम लकड़ियाँ इकट्ठी, कभी फर्नीचर वाले से, कभी पीछे से, कभी ये भाई अपने घर गया, घर से लाया 2-4 लकड़ियाँ, बस वैसे जला रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तराखंड आएंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। 4 साल में सरकार के 5 काम पूछ रहे हैं सिसोदिया और इसको लेकर उन्होंने जो सरकार के शासकीय प्रवक्ता हैं मदन कौशिक, उनको खुली बहस की चुनौती दी है और इसी बहस में शामिल होने के लिए वो आज उत्तराखंड आएंगे। सोमवार को एक कार्यक्रम रखा गया है डिबेट का, सभागार में बहस की तैयारी कर ली है आम आदमी पार्टी ने और यह भी कहा गया है कि अगर मदन कौशिक नहीं आए बहस में शामिल होने तो उनके नाम की कुर्सी खाली रखी जाएगी। आज मनीष सिसोदिया उत्तराखंड आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ विनोद हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, आज किस वक्त मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचेंगे, राजधानी देहरादून पहुंचेंगे और कल का क्या कार्यक्रम है? क्या मनीष सिसोदिया की चुनौती को मदन कौशिक ने स्वीकार कर लिया है? जी कौशल, देखिए आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचेंगे और जैसा कि एक उन्होंने 2 दिन पहले पत्र लिखकर शासकीय प्रवक्ता राज्य सरकार मदन कौशिक को खुली बहस के लिए चैलेंज किया है और कल का कार्यक्रम रखा गया है। सर्वे चौक स्थित एक ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम है जिसमें 2 चेयर लगाई जाएंगी, जिसमें दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया और उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक उसमें भाग लेने वाले हैं। हालांकि शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक की ओर से स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन मनीष सिसोदिया ने उन्हें खुली चुनौती दी है कि आखिरकार त्रिवेंद्र सरकार के 4 सालों में आखिरकार कार्य बताइए। और लगातार ये जरूर माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने खुली बहस के लिए उन्हें 6 जनवरी को दिल्ली में भी आमंत्रित किया है, जिसमें केजरीवाल सरकार के, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य, पानी और तमाम स्वास्थ्य से संबंधित तमाम जितने भी कार्य हैं और सुविधाएं हैं, जितनी लोगों को मुहैया कराई है, उनकी भी वो तमाम जानकारी मदन कौशिक को देंगे। तो इस क्रम में लगातार ऐसे कई वाक्य हो गए हैं कि जब मनीष सिसोदिया वर्सेस मदन कौशिक की स्थिति चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में कल का कार्यक्रम देहरादून में रखा गया है। खुली बहस की जाएगी, 2 कुर्सी लगेंगी, जिसपे शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक के लिए एक कुर्सी होगी और उसके साथ साथ में मनीष सिसोदिया उसमें भाग लेंगे। और यही वजह है कि त्रिवेंद्र सरकार वर्सेस अरविंद केजरीवाल सरकार के कामकाजों का ब्यौरा उसमें गिना जाएगा। विनोद, तो कल सबकी नजरें रहेंगी कि जब मनीष सिसोदिया और वर्सेस मदन कौशिक हो पाता है, यानी विकास को लेकर जो बहस होगी, क्या उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। सीएम अपने दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे हैं और कुछ दिन यहीं रहकर वो होम आइसोलेशन में रहेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हुए थे। पहले उनका दिल्ली के अस्पताल एम्स में इलाज चल रहा था और देहरादून से के दून अस्पताल से उन्हें एम्स से शिफ्ट किया गया था, जहां पर उनका इलाज हुआ था और अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुछ दिन तक वो अपने आवास पर ही रहेंगे दिल्ली स्थित। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोरोना के कहर की। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 263 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की उत्तराखंड में मौत हो गई है। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 91,544 हो गई है, जिसमें एक्टिव केस 4,364 हैं और जबकि कुल मौतों की अगर बात करें प्रदेश में तो 1,522 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 5 अस्पतालों में टीकाकरण की मॉकड्रिल की गई। स्वास्थ्य विभाग ने उन लोगों की सूची तैयार कर ली है जिन्हें पहले चरण में वैक्सीन लगनी है।
कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्तराखंड में ड्राई रन शुरू हो चुका है। राजधानी देहरादून के 5 अस्पतालों में टीकाकरण की मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन लगाने की तैयारियों को परखा। आप देखेंगे टीकाकरण कक्ष है और टीकाकरण कक्ष में एक एक करके वैक्सीन लगाने के प्रवेश दिया जाएगा। इसके अंदर स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि भीतर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोविड वैक्सीन के जो बॉक्स हैं वो इस तरीके के होंगे। इस तरीके से वैक्सीन लगेगी और यहाँ पर आधार कार्ड भी यहाँ पर जांचा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने उन लोगों की सूची तैयार की जिन्हें पहले चरण में वैक्सीन लगनी है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जानी है। डॉक्यूमेंट्स उसको वेरीफाई किया जाएगा कि ही इज द सेम पर्सन और नॉट। उसके बाद उसका टीकाकरण होगा, उसके बाद उसको वेटिंग रूम में आधे घंटे रखा जाएगा और उसके बाद उसको जो है कब नेक्स्ट सेशन के लिए आना है ये बताया जाएगा। एक सत्र में एक सेशन साइट में हमको 25 लोगों को हमको टीकाकरण करना है। गांधी शताब्दी अस्पताल में ड्राई रन चलाया गया। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की डिटेल पोर्टल पर अपलोड की गई, जिसके हिसाब से टीकाकरण किया जा रहा है। इस तरीके से वैक्सीन लगेगी। ये एक हेल्थ वर्कर हैं जिसको जो यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और इसी आईडी को इन्हें दिखाना है और उसके बाद ही उनको कोविड की जो है वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाएगी। टीकाकरण अभियान को लेकर प्रशासन खुद को तैयार बता रहा है। टीकाकरण की बारीकियों को समझने के लिए ड्राई रन चलाया जा रहा है ताकि वैक्सीन आने पर कोई गलती न हो। जब कोविड की वैक्सीन लग जाएगी तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम में उस शख्स को भेजा जाएगा, जहाँ पर भी तैयारियाँ की गई हैं। भीतर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस के साथ उस शख्स को बैठाया जाएगा ऑब्जर्वेशन रूम में। किसी को अगर कोई दिक्कत वैक्सीन लगाने के बाद होगी तो उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। अब पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब कोरोना की वैक्सीन आएगी और उसके टीकाकरण का अभियान शुरू होगा। इस मॉक ड्रिल के बाद स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार है कि किस तरीके से वैक्सीन लगाई जानी है और किस तरीके से पूरी तैयारियों के साथ इस एक बहुत बड़े टीकाकरण को संपन्न कराया जाना है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रविकेंद्र त्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। कोरोना महामारी में जहां लंबे समय बाद वैक्सीन के पास हम पहुंचने वाले हैं, तो वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि कोविड की शुरुआत होने के साथ ही आयुष विभाग ने कोरोना के मरीजों के लिए अलग से उनकी देखभाल का बजट मांगा था, लेकिन अभी तक फाइल शासन में ही धूल फांक रही है। अब ये नौबत आ गई है कि आयुष विभाग के पास काढ़ा पिलाने तक का बजट नहीं है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने के सपने में हम कितने आगे पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 13 करोड़ का बजट शासन से मांगा गया था। फिलहाल तो जो हमारे पास अपना बजट था उसमें से हम बना रहे हैं और वितरण भी कर रहे हैं। लेकिन अब वो क्योंकि जो तो एक सीमित होता है, अपना जो विभाग का बजट होता है ना, तो अतिरिक्त मांगा है हमने गवर्नमेंट से। शायद देखो अनुमति मिल जाएगी। पहाड़ों से विलुप्त होते घराटों को पुनर्जीवित करने की मुहिम चल रही है। इसी को लेकर रुद्रपुर में पंतनगर यूनिवर्सिटी और एक कंपनी के बीच एमओयू साइन हुआ है। इस एमओयू के तहत विश्वविद्यालय को फूड प्रोसेसिंग संबंधित जानकारियां मुहैया कराई जाएंगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ पंतनगर विश्वविद्यालय को भी इसका फायदा मिल सके। पहले चरण में पहाड़ी क्षेत्रों में कंपनी 2 यूनिट से 10 यूनिट तक घराट लगाने जा रही है। 5 साल में 100 यूनिट स्थापित करने की प्लानिंग की गई है। रुद्रप्रयाग जिले के पर्यटक स्थल चिरबटिया को विकसित करने के लिए वन प्रभाग योजना बनाने में जुटा हुआ है। इस स्थान को बर्ड वॉचिंग और एडवेंचर हब के रूप में विकसित किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मैराथन, बर्ड वॉचिंग, योग, मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज होंगी। कार्यक्रम को लेकर टूर ऑपरेटर और बर्ड वॉचर से संपर्क किया जा रहा है। जिन लोगों को ये खबर पहुंची है, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, जो बर्ड वॉचर्स हैं, उनके द्वारा हमारे कार्यालय में और पर्यटन विभाग में ये क्वेरीज आनी शुरू हुई हैं कि और लोगों का ये वो है कि इसमें जल्दी तिथियों का निर्धारण किया जा सके ताकि अधिक से अधिक पर्यटक जो है इसमें प्रतिभाग कर सकें। काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने एयरपोर्ट के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि का अधिग्रहण करने को किसानों के हित में गलत बताया है। चीमा ने कहा कि काशीपुर में रामनगर रोड स्थित 800 एकड़ से अधिक भूमि पर उत्तराखंड हाईकोर्ट को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो किसानों के हित में नहीं है सरकार का फैसला, ये कहना है चीमा का। एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण पर उन्होंने आपत्ति जताई है। मैं उसके लिए जो
भूमि पंतनगर यूनिवर्सिटी की ली जा रही है और पहले बहुत सारी भूमि ली जा चुकी है। इससे पंतनगर यूनिवर्सिटी को जो अपने कार्यकलापों में असुविधा होगी, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे जो लगभग 150 एकड़ ज़मीन ली जा रही है वो ना ली जाए और पंतनगर एयरपोर्ट जो है उसको और एक साइड में किसी साइड में खिसका करके। तो फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।